Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक डीएसए का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो इसमें मेरे को एक इनपुट एरे दिया जाता है ना, ऑफ इंटीजर वैल्यू, और मेरे को एक टारगेट नंबर दिया जाता है। तो मेरे को ये बताना है कि क्या इस एरे में ऐसा कोई पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कि सम टारगेट है ना। और अगर एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस आप दोनों नंबर का इंडेक्स रिटर्न करो एज ए एरे या लिस्ट, है ना। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन दैट केस आप एक एम्प्टी एरे या लिस्ट आप रिटर्न कर दो। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कैसे कर सकते हैं ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ये मेरा एरे है और मेरे को टारगेट 9 फाइंड करना है ना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि हम लोग ऑल पॉसिबल पेयर हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। ऑल पॉसिबल पेयर फाइंड करेंगे और उसमें से हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो पेयर का सम टारगेट के इक्वल है या नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ऑल पेयर कैसे फाइंड करेंगे और टोटल कितने पेयर पॉसिबल होंगे, है ना। तो सबसे पहले 2 का पेयर कौन कौन सा होगा, 4 5 6, है ना, ठीक है। 4 का पेयर कौन सा होगा, 2 5 6। 5 का पेयर कौन सा होगा, 2 4 16, है ना। और 16 का पेयर कौन सा होगा, 2 4 5, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा लिख के देखते हैं हर एक नंबर का पेयर कौन कौन सा होता है। तो 2 का पेयर होगा 4 5 एंड 16, ठीक है। 4 का पेयर होगा 2 5 एंड 16। 5 का पेयर होगा 2 4 एंड 16। और 16 का पेयर होगा 2 4 एंड 5, है ना। तो हमने देखा, हमने पेयर कंप्यूट किया। अब हम लोग हर एक पेयर का सम कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे क्या वो 9 के इक्वल है या नहीं। तो मेरे को टारगेट 9 चाहिए। तो अगर इसके लिए देखेंगे तो 2 को अगर हम 4 के साथ सम करेंगे 9 नहीं होगा। 2 + 5 7, 2 + 16 18। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 के लिए, तो 4 + 2 6 पॉसिबल नहीं है। 4 + 5 9 तो पॉसिबल है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 5 इसको हम लोग अभी मार्क कर देते हैं पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 और 16 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 और 2 7 पॉसिबल नहीं है। 5 और 4 पॉसिबल है। तो हम लोग फिर से लिख देते हैं 5 और 4, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 और 16 पॉसिबल नहीं है। 16 और 2 18 पॉसिबल नहीं है। 16 और 4 पॉसिबल नहीं है। 16 और 15 पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे कि मेरे को दो पेयर ऑफ नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये नंबर डुप्लीकेट्स हैं, है ना। कैसे डुप्लीकेट है, 4 5 या 5 4, है ना, बस रिवर्स है ना। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो जब हम लोग पेयर कंप्यूट करेंगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इंडेक्स पे अगर हम लोग सिर्फ आगे वाले नंबर को लेते हैं, अगर हम लोग 2 के लिए 4 5 एंड 6 लेते हैं, 4 के लिए अगर हम लोग 2 ना लेकर के उसके आगे वाले लेते हैं 5 6, है ना। और 5 के लिए 2 4 ना लेकर के सिर्फ हम लोग 16 लेते हैं, और 16 के लिए कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इस वाले केस में हर एक पेयर का एक डुप्लीकेट था। 2 4 का डुप्लीकेट 4 2 था, है ना। 2 5 का डुप्लीकेट 5 2 था, है ना। 4 16 का डुप्लीकेट 16 4 था। तो हर एक पेयर का एक डुप्लीकेट था। तो अगर हम लोग इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि हर एक नंबर के लिए सिर्फ हम लोग आगे वाले नंबर कंसीडर करेंगे, अगर पेयर में 2 के लिए 4 5 एंड 6, है ना। 4 के लिए 5 एंड 6, है ना। और 5 के लिए 16, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पेयर का डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो दिस इज ऑप्टिमल वे ऑफ फाइंडिंग ऑल पॉसिबल पेयर, है ना। और जब हम लोग ऑल पॉसिबल पेयर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका कि टारगेट सम 9 के इक्वल है। तो 2 के लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। 4 के लिए 5 एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। 4 के लिए 5 एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से देखोगे तो मेरे को नंबर के जगह पे मेरे को इंडेक्स रिटर्न करना है ना। मेरे को नंबर की जगह पे इंडेक्स रिटर्न करना है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द वैल्यू हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करते हैं इंडेक्स। तो 4 का इंडेक्स क्या है 1 और 5 का इंडेक्स क्या है 2। तो इस तरीके से हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे।
तो इंडेक्स कैसे होता है, इंडेक्स इसको बोलते हैं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। तो चलिए हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा, अब हम लोग इसका सूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, सूडो कोड कैसे लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, है ना, और यहाँ पे मान लो n हमारा लेंथ है ना, एरे का, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे फॉर j इन रेंज, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग n हम लोग देंगे i+1। क्यों देंगे i+1, क्योंकि हमने देखा था ना कि इसमें डुप्लीकेट्स आ जाते हैं, तो डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना है। तो इन दैट केस हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए आगे वाले वैल्यू देखेंगे। तो हम लोग हर एक i के लिए i+1 से लेकर के n-1 इंडेक्स तक हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। फिर इसके अंदर हम लोग लिख देंगे इफ, है ना, एरे i प्लस एरे j, है ना। तो हम लोग इंडेक्स पे पेयर कंप्यूट करें और हर एक इंडेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, है ना, i को j के साथ जब पेयर करेंगे तो एरे i प्लस अगर एरे ऑफ j अगर वो इक्वल है टारगेट के, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, i और j, ये दोनों इंडेक्स रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा कोई भी मैच नहीं करता है ना, एरे i प्लस जे नॉट इक्वल टू टारगेट, ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं मिलता है जिसका कि सम टारगेट के इक्वल है, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप से बाहर आने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी एरे, है ना। इस तरीके से हम लोग एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना, ब्रूट फोर्स का ऑप्टिमल बोल सकते हो, ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना। क्यों कि हम लोग यहाँ पे जे को 0 से आइट्रेट करने की जगह पे हम लोग i+1 से आइट्रेट करें ताकि डुप्लीकेट्स पेयर कंसीडर ना हो, है ना। तो हमने देखा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा ऑप्टिमल अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा, ऑप्टिमल अप्रोच मेरे को चाहिए, ठीक है। और एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है, तो एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम लोग उस परस्पेक्टिव से कुछ भी नहीं सोचेंगे कि बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, हम लोग कुछ और सोचते हैं। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, उसको आप थोड़ा सोचो कि ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए आगे वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, है ना। जब हम लोग 2 पे थे तो आगे वाले 4, 5, 16 से कंपेयर कर रहे थे, जब 4 पे थे तो 5 और 16 से कंपेयर कर रहे थे। इसको थोड़ा आप उल्टा करके सोचो, थोड़ा ऑपोजिट तरीके से आप सोचो। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, 2 के पीछे कोई भी वैल्यू नहीं है ना, 4 के पीछे एक वैल्यू है 2, 5 के पीछे 2 वैल्यू है ना। तो अगर मैं 4 पे हूँ तो हम लोग देखेंगे 4 + 2 9 है कि नहीं, नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग 5 पे आएंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे 5 को 2 के साथ, 5 + 2 7 नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे 5 को 4 के साथ, 5 + 4 9 है ना, 5 और 4 9 है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद अगर हम लोग आगे कंपेयर करते हैं 16 देखते हैं, तो 16 के लिए 16 + 2 18 नहीं है, 16 के लिए 16 + 4 20 नहीं है, 16 के लिए 16 + 5 नहीं है ना। तो हम लोग थोड़ा उल्टा साइड से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऐसा समझो कि हम लोग हर एक नंबर के लिए पीछे वाले सारे नंबर से कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग करेंट नंबर से ऐड कर देने पे उसका सम टारगेट इक्वल हो जाता है। लाइक अगर मैं 16 पे हूँ तो क्या 16 + 2 9 होगा, 16 + 4 9 होगा, 16 + 5 9 होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग पीछे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ सोचो कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो अगर मेरा करेंट 16 है ना, और टारगेट 9 है ना, तो हम लोग क्या सर्च करें इफेक्टिवली कि 9 - 16 एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। तो ऐसे समझो कि अगर मेरे पास ए पहला नंबर है और बी दूसरा नंबर है, तो ए प्लस बी का सम टारगेट के इक्वल होना चाहिए, है ना। और जिस नंबर को मैं करेंटली पॉइंट करता हूँ उसको मानो कि मैं बी पे हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू टारगेट, तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू टारगेट माइनस बी, है ना, ए होगा बी टारगेट माइनस बी। तो अगर मैं बी पे हूँ तो हम लोग पीछे ये चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कि वैल्यू टारगेट माइनस बी हो, है ना। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, जिस इंडेक्स पे मैं हूँ, जिस नंबर पे मैं हूँ, उसके पीछे एक एक नंबर को चेक करूंगा कि क्या वो नंबर टारगेट माइनस बी के इक्वल है या नहीं, है ना। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे कि जब इसको भी इम्प्लीमेंट करोगे तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले वाले का, तो यहाँ पे देखोगे इस कोड में मेनली हम लोग लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था
कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लूप है ना या आइटरेटिव प्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ टाइम्स लूप जो आइटरेट होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स जो सबसे अंदर वाला ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता है या नंबर ऑफ टाइम्स इनर मोस्ट लूप आइटरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो बाहर वाला लूप n टाइम्स आइटरेट होगा है ना, और अंदर वाला लूप कितनी बार हो रहा है आइटरेट, आई का जब वैल्यू 0 होगा है ना तो दैट विल बी n टाइम्स, और जब आई का वैल्यू 1 होगा तो इट विल बी n-1, जब आई का वैल्यू 2 का तो इट विल बी n-2। तो इस तरीके से लास्ट में वो 0 टाइम्स होगा, तो इसका जो टोटल सम होगा इट विल बी n इंटू n प्लस 1/2 है ना, तो इट विल बी n स्क्वायर प्लस n/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर है ना। इसको हमने डिटेल में देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इवन अगर हम लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि हर एक इंडेक्स पे पीछे वाले वैल्यू को जा करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो टारगेट माइनस बी के इक्वल है या नहीं, तो इवन इन दैट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो अगर आप देखते हो कि हम लोग अगर इंडेक्स नंबर बी पे हैं तो उसके पहले हम लोग ये सर्च कर रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल प्रीवियस नंबर्स क्या कोई नंबर ऐसा है जो कि इक्वल है टारगेट माइनस बी का। तो अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स को तो आपके माइंड में इस सिनेरियो में, ये जो सिनेरियो है ना अभी, इसमें एक डेटा सेट आपके माइंड में आना चाहिए दैट शुड बी हैश टेबल है ना। वो हैश टेबल डेटा सेट आपके माइंड में आना चाहिए। कैसे, तो अगर मैं करेंटली 2 पे हूँ तो इसके पीछे कोई भी वैल्यू नहीं है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा हैश टेबल है, ठीक है, ये मान लो कि दिस इज़ माय हैश टेबल, और हैश टेबल हम लोग इसीलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम लोग सर्च कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में सर्च कर सकते हैं है ना। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं कि क्या 2 के लिए क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है हैश टेबल में वैल्यू, तो अभी हमारा हैश टेबल एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे आ जाएंगे, तो बी करेंटली पॉइंट करेगा 4 को है ना, तो जब बी 4 पे आएगा तो 2 को हम लोग ऐड कर देंगे हैश टेबल में। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या 9 - 4 होता है 5, क्या 5 हैश टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो 5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि बी को एक आगे बढ़ा देंगे, बी को आगे बढ़ा देंगे और 4 को हम लोग हैश टेबल में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आ गए 5 पे है ना, तो हम लोग देखेंगे कि क्या इस बी के लिए कोई ए एग्जिस्ट करता है जिसका कि वैल्यू 9 - 5 4 हो, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो इन दैट केस आप उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। ठीक है, आप उस वैल्यू को रिटर्न कर दो 4 और 5, सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोगों ने देखा कि हैश टेबल में हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या पीछे वाले वैल्यूज़ में कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसका कि वैल्यू टारगेट माइनस बी की इक्वल है। तो हमने कितना ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हमने ये फाइंड किया, और हर एक बार जब आप सर्च करते हो तो आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में फाइंड कर सकते हो, और नंबर ऑफ टाइम्स जो आप सर्च कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स जो आप सर्च कर रहे हो दैट इज n टाइम्स, और इफेक्टिव टाइम है ऑर्डर ऑफ 1, तो टोटल नंबर ऑफ सर्च होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, टोटल जो सर्च होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सूडो कोड लिखते हैं। तो सूडो कोड कैसा होगा कि सबसे पहले हम लोग एक हैश डिक्शनरी यूज़ करेंगे। ठीक है, हैश डिक्शनरी जो कि कुछ भी नहीं है, पाइथन का टर्म एक डिक्शनरी है, मैंने इसका नेम दिया हैश डिक्शनरी। ठीक है, और हम लोग n असाइन कर देंगे लेंथ ऑफ एरे है ना। उसके बाद हम लोग आइट्रेट करेंगे है ना, तो 4 i इन रेंज ऑफ n, तो ये कहाँ से कहाँ तक आइट्रेट करेगा, 0 से लेकर के n-1 तक आइट्रेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ टारगेट माइनस एरे ऑफ i इन हैश डिक्ट है ना। इस तरीके से हम लोग मेंबरशिप ऑपरेशन चेक कर सकते हैं कि क्या टारगेट माइनस बी या टारगेट माइनस एरे आई डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, आई कॉमा हैश डिक्ट, और इसमें स्टोर कर दो, रिटर्न कर दो टारगेट माइनस एरे आई जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है उसका इंडेक्स है ना। तो यही हम लोग स्टोर करने वाले हैं,
और अगर एग्जिस्ट करता तो आपने रिटर्न कर दिया, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन दैट केस क्या करो कि उसमें करेंट जो हमारा वैल्यू है उसको स्टोर कर दो, है ना। तो हैश डिक्ट ऑफ एरे आई, की हमारा हो जाएगा एरे आई और वैल्यू हो जाएगा हमारा इंडेक्स, है ना। तो जो हमारा डिक्शनरी है ना, उसमें क्या है कि हमारा हो जाएगा एरे का वैल्यू, और जो उसका डिक्शनरी का वैल्यू होगा दैट विल बी इंडेक्स, है ना। तो ये हमारा इंडेक्स हुआ और ये हुआ हमारा एरे का वैल्यू, है ना। ठीक है, तो अगर वो एग्जिस्ट करता तो आप रिटर्न कर दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप करेंट वैल्यू को ऐड कर दो डिक्शनरी में। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसके अगले इंडेक्स पे जाएंगे तो हम लोग इसको भी कंसिडर करेंगे एज ए सेकेंड वैल्यू, एज ए, है ना। तो इसीलिए हम लोग डिक्शनरी में ऐड कर देंगे, और अगर कोई ऐसा पेयर नहीं मिलता है तो हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, और जब हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे मतलब मुझे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिला तो मैं डायरेक्टली डन कर दूंगा एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा सूडो कोड। ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चल रहा है, और इसके अंदर ये जो मेंबरशिप ऑपरेशन होता है इन हैश टेबल दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेता है, दिस विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो जो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n टाइम, क्योंकि लूप n टाइम्स एक्सिक्यूट हो रहा है और लूप के अंदर वाले जो ऑपरेशंस हो रहे हैं दैट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, तो इफेक्टिव जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n टाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका अब कोड लिखते हैं। तो हमारा ये कोड है, चलिए हम लोग पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा लीड कोड स्टाइल में चीज़ों को दिखाया है ताकि आपको कोड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे को ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि n को स्टोर करेंगे एज ए लेंथ ऑफ एरे, है ना। और उसके बाद हम लोग आइट्रेट करेंगे फॉर आई इन रेंज n, तो ये आइट्रेट करेगा 0 से लेके n-1 तक। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर में जे लूप लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, और इसमें ऑप्टिमल वाला लिखेंगे। तो कहाँ से हम लोग आइट्रेट करेंगे, i+1 से लेकर के n-1 तक आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ जो हमारा एरे है, ठीक है, एरे आई और एरे जे, है ना, अगर वो इक्वल है टारगेट के, है ना, तो क्या करो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, यहाँ पे डबल इक्वल हो जाएगा। अगर वो इक्वल है तो डायरेक्टली यहाँ से इंडेक्स रिटर्न कर दो कि मेरे को ऐसा पेयर मिला है जिसका कि सम इक्वल है टू टारगेट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं मिलता है ना, तो हम क्या होगा, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, और जब हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमने एक्सिक्यूट किया, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं फॉर 2 डिफरेंट टेस्ट केस। तो अब देखोगे कि इस वाले टेस्ट केस के लिए मेरे को मिला इंडेक्स नंबर 2 एंड 4, है ना। तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या वैल्यू है, 4 है, और इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू है 13। तो 13 + 4 17 दैट इज इक्वल टू टारगेट, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग 23 सर्च कर रहे हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका कि सम टारगेट के इक्वल है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड अप्रोच जो कि है हैश टेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हैश डिक्ट एम्प्टी डिक्शनरी इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं n इनिशियलाइज कर देते हैं टू लेंथ ऑफ एरे, है ना। और फिर हम लोग आइट्रेट करेंगे फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं आइट्रेट करूंगा और हर एक आइट्रेशन में मैं देखूंगा कि उस ये जो वैल्यू है ना, जो एरे आई वैल्यू है, हर एक इंडेक्स में मैं देखूंगा कि जो एरे आई हमारा वैल्यू है क्या उसके कोरस्पोंडिंग कोई दूसरा वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसका कि सम इक्वल है टू टारगेट, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इफ टारगेट माइनस एरे आई, है ना, ये हमारा दूसरा वैल्यू होगा। और क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है हमारे डिक्शनरी में, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हम लोग इफ ब्लॉक में आ जाएंगे। इसके अंदर हम लोग देंगे रिटर्न कर देंगे, सिंपल रिटर्न क्या करेंगे, दोनों इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो पहला इंडेक्स हो जाएगा आई और दूसरा इंडेक्स हमें कैसे मिलेगा, तो जो हमारा डिक्शनरी है उसका जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज इंडेक्स, है ना। तो कैसे मिलेगा हमें डिक्शनरी का, और यहाँ पे हम लोग की पास कर देंगे ये, है ना, ये इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो इंडेक्स है वो मेरे को रिटर्न करो, है ना। तो जो ये हमारा डिक्शनरी है ना, इसमें इस तरीके से है कि वैल्यू
और इंडेक्स, इस तरीके से चीज़ें स्टोर्ड है। तो ये वैल्यू जब हम पास करेंगे तो इट विल रिटर्न में इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा सक्सेसफुली मिल जाता है वैल्यू तो मैं रिटर्न कर दूंगा, और अगर नहीं मिलता है उस एरे आई के लिए, उस एरे आई के लिए मेरे को कोई एरे जे नहीं मिलता है ना। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा कि करंट एरे आई वैल्यू को मैं हैश टेबल में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्शनरी में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, और इस तरीके से हम लोग हर एक आई के लिए हम लोग चेक करेंगे कोई जे एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अगर हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिला जिसका कि सम टारगेट के इक्वल है, तो इन दैट केस मैं सिंपली एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमने एक्सिक्यूट किया तो मेरे को कोई सिंटेक्स एरर नहीं मिला। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब देखोगे कि पहले वाले केस में मेरे को मिला 4 2, है ना, मतलब इंडेक्स नंबर 4 और 2, मतलब 4 + 13, और ये टारगेट के इक्वल है। सही है। उसके बाद सेकेंड वाले केस में मेरे को एम्प्टी लिस्ट मिला, मतलब 23 सम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पेयर ऑफ इंडेक्स नहीं है जिसका कि वैल्यूज का सम टारगेट के इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों जो कोड है ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।